हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम जानते हैं एक रिसेंट करंट अफेयर के बारे में कि स्विट्जरलैंड द्वारा इंडिया का मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस सस्पेंड कर दिया गया है। तो क्या इसकी कहानी है, क्या कारण है इसके पीछे, जो मेजर स्टेप यहाँ पर स्विस गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है और क्या इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, आइए आज जानते हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। स्लीपी क्लासेस द्वारा महाप्रॉब्लम्स क्रैश कोर्स फॉर जीएस सीसेट एज वेल एज मेंटरशिप यहाँ पर लॉन्च किया गया है। एक तरीके का हॉलिस्टिक कोर्स है जो कि किसी भी एस्पिरेंट की अगर रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने में बिल्कुल सक्षम रहेगा। सभी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं, लाइव क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं फॉर बोथ जीएस एंड सीसेट। प्रैक्टिस शीट्स आपको यहाँ पर सीसेट की दी जाएंगी, मेंटरशिप आपको यहाँ पर फैकल्टी से दी जाएगी। तो डेफिनेटली एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके का कोर्स यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो जाकर चेकआउट कीजिए इस कोर्स को, क्लासेस शुरू होने वाली है एंड एनरोल करके अपनी 2025 की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए तो बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। तो स्विस गवर्नमेंट द्वारा एक मेजर डिसीजन लिया गया एंड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में जो इंडिया और स्विस गवर्नमेंट का है, तो उसमें इंडिया का जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज था उसे यहां पर सस्पेंड कर दिया गया है, विच इज इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1 2025 की नए साल की शुरुआत के साथ ये स्टेटस अब इंडिया के पास अवेलेबल नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विच वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड। राइट, तो ये एमएफएन का क्लॉज है क्या, ये मोस्ट फेवर्ड नेशन कहता क्या है, ये प्रिंसिपल क्या है? तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर देश के जितने भी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं तो उनको सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स को इक्वली ट्रेड करना है। या सिंपल तरीके से और समझें कि अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया के भैया जितने भी ट्रेड यहां पर चल रहा है बाकी देशों के साथ, तो सभी देशों को यहां पर इक्वली ट्रीट करना है ना। किसी पर्टिकुलर देश को आपको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देनी है, ज्यादा फेवरेट नहीं बनाना है। राइट, तो डब्ल्यूटीओ का जो आपके आर्टिकल्स हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, उन सभी में मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात की जाती है। एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल वहां पर माना जाता है डब्ल्यूटीओ के लिए। तो उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि भैया कुछ कंडीशंस में आप किसी पर्टिकुलर देश को एक बेहतर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जरूर दे सकते हो। तो वो एक्सेप्शंस क्या है, वो आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, थोड़ा आइडिया लेगा कि आपने डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ा है कि नहीं। राइट, बट मोस्ट फेवर्ड नेशन यहां पर यह कहता है कि यदि आपके द्वारा किसी भी प्रकार का ट्रेड किया जा रहा है विद डिफरेंट मेंबर्स, तो उस ट्रेड को आपको इक्वली ट्रीट करना है। दोनों मेंबर्स के बीच में किसी को ज्यादा प्रेफरेंस यहां पर नहीं देनी है, या नॉट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अगर आपका कोई टैक्सेशन से रिलेटेड भी एग्रीमेंट है दो देशों के साथ, तो उन दोनों देशों को आपको इक्वली वहां पर ट्रीट करना है यदि वो दोनों देश किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को वहां पर बिलोंग करते हैं। तो मुद्दा यहीं से शुरू होता है और वही चीज हम यहां पर समझेंगे भी। ऑलराइट, तो इन टैक्स ट्रीटीज जो आपके जैसे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है बिटवीन द इंडियन स्विट्जरलैंड, तो एमएफएन क्लॉज यहां पर इंश्योर करता है कि यहां जो लोअर टैक्स रेट्स हैं वो अप्लाई किए जाएं टू द रेजिडेंट्स ऑफ द अदर ओईसीडी कंट्रीज आल्सो एंड दे आर एक्सटेंडेड टू द ट्रीटी पार्टनर एज वेल। अभी हम इस चीज को और बेहतर तरीके से समझेंगे, आपको और क्लैरिटी यहां पर डेवलप हो जाएगी। बट ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या है, इस पर्टिकुलर चीज को यहां पर समझ लेते हैं। राइट, तो देखिए दो देशों के बीच का किस तरीके का एग्रीमेंट है जिसके माध्यम से यदि हम कहें कि भैया इंडिया में आके कोई बाहर का व्यक्ति पैसा कमा रहा है, राइट, तो उसको टैक्स यहां पर इंडियन सरकार को भी देना पड़ेगा और वापस अपने जिस देश को वो बिलोंग करता है उसको भी देना पड़ेगा। तो भैया डबल टैक्सेशन उसके लिए हो जाएगी, उसकी तो इनकम रहेगी ही नहीं, जो डिस्पोजेबल इनकम है वो तो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे देशों के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिया स्विट्जरलैंड का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। राइट, अब स्विट्जरलैंड की कोई कंपनी है, मान लेते हैं नेस्ले, तो नेस्ले ने आके इंडिया में भी अपने प्लांट्स यहां पर लगाए। राइट, अब उस केस में अगर नेस्ले अपने प्रॉफिट्स इंडिया से कमा के वापस स्विट्जरलैंड भेजता है तो भैया उन प्रॉफिट्स पर तो दोनों जगह टैक्स लगेगा। तो अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट उन टैक्सेस की एप्लीकेबिलिटी कम रखी जाती है, थोड़ा कम टैक्स लगाओ ताकि कंपनी को भी यहां पर बेनिफिट मिले एंड दोनों देशों के बीच में उस प्रकार का जो ट्रेड है, उस प्रकार की जो इन्वेस्टमेंट्स, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही हैं वो भी बढ़ती हुई देखने को मिले, मतलब बेहतर इकोनॉमिक रिलेशंस यहां पर मेंटेन किए जा सके। तो इसीलिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यहां पर यूज किया जाता है। अब ये जो रेट्स हैं, देखिए अगर इंडिया में आके कोई बाहर का देश अपना प्लांट लगाता है, अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, यहां से पैसा कमाता है, तो जब इंडियन सरकार उसके ऊपर पैसा लगाएगी ना, उसके ऊपर टैक्स लगाएगी, उस पैसे के ऊपर जो टैक्स लगाएगी, उसके प्रॉफिट्स के ऊपर जो टैक्स लगाएगी, उसे हम कहते हैं विदहोल्डिंग टैक्स, कि यहां पर भारत सरकार कितना टैक्स विदहोल्ड कर रही है और कितना जाने दे रही है भैया स्विस गवर्नमेंट को कि भैया वो जाके पैसा आगे स्विस गवर्नमेंट को भी दे। राइट, तो ये जो टैक्स रेट्स हैं ये डिफरेंट नेशंस के साथ डिफरेंट देखने को मिलते हैं बेस्ड ऑन किस प्रकार का उनका नेगोशिएशन वहां पर हो रहा है ड्यूरिंग दीज पर्टिकुलर एग्रीमेंट्स जब वो साइन किए जा रहे हैं। ऑलराइट, तो इंडिया के केस में जो हमारा आईटी एक्ट है उन्हीं के सेक्शन 90 एज वेल एज 90A में
ये प्रोविजंस रखे गए हैं कि भैया ऐसे टैक्स पेयर्स को क्लेम प्रोवाइड करना है यदि वो ऐसे देश को बिलोंग करते हैं जिस देश के साथ हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। तो ये बेसिक सा पॉइंट है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का, राइट। अब कहानी शुरू होती है कि जब पहली बार इस प्रकार का इंडिया और स्विट्जरलैंड का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन हुआ 1994 में, और बाद में 2010 में उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी की गई, राइट। तो उस समय पर विदहोल्डिंग टैक्स था 10%, माने कि इंडियन एंटिटीज, राइट, कि इंडिया की कंपनी स्विट्जरलैंड में जाके काम कर रही है, वहां से पैसा कमा रही है, फिर उस पैसे को वापस इंडिया भेज रही है, तो स्विट्जरलैंड सरकार भी उसके ऊपर 10% टैक्स लगाएगी। एंड सिमिलरली वाइस वर्सा कि भैया नेस्ले यहां पर आके पैसा कमा रही है, यहां से प्रॉफिट्स अपने वापस देश भेज रही है, तो भारत सरकार भी 10% का विदहोल्डिंग टैक्स लगाएगी, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा कि और ट्रीटीज इंडिया की साइन हुई, जैसे लिथुआनिया हो गया, कोलंबिया हो गया, इन देशों के साथ। अब उस केस में विदहोल्डिंग टैक्स आपका 5% लगा, राइट। चलो अच्छी बात है, 5% यहां पर लगा, उस प्रकार की नेगोशिएशंस वहां पर की गई, राइट। बट बाद में क्या हुआ कि ये जो पर्टिकुलर देश है ना, ये बन गए मेंबर्स ओईसीडी के, ठीक है जी। अब जब ये ओईसीडी के मेंबर्स बन गए तो जाहिर सी बात है स्विट्जरलैंड ऑलरेडी यहां पर मेंबर था उनका, है कि नहीं, ओईसीडी का मेंबर स्विट्जरलैंड था। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो प्रिंसिपल यहां पर क्या कहता है कि अब इंडिया को, सिंस ये तीनों कंट्रीज एक पर्टिकुलर ग्रुपिंग के हिस्से हैं, राइट। हालांकि जो ग्रुपिंग यहां पर हुई है वो बाद में हुई है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स पहले साइन हो चुके हैं, बट सिंस ये तीनों कंट्रीज एक पर्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा है, तो उस केस में इंडिया को उन तीनों कंट्रीज को फेयरली इक्वली वहां पर ट्रीट करना है कि जितना विदहोल्डिंग टैक्स अगर स्विट्जरलैंड के साथ लगाया जा रहा है उतना ही लिथुआनिया और कोलंबिया के साथ भी लगाना है, या फिर वाइस वर्सा कि जितना लिथुआनिया और कोलंबिया के साथ लगाया जा रहा है उतना ही स्विट्जरलैंड के साथ भी यहां पर लगाना है, राइट। कि इंडिया को सेम रेट ऑफ टैक्स यहां पर इंप्लीमेंट करना है। अब देखिए हुआ क्या कि स्विट्जरलैंड ने ये चीज समझी कि भैया चलो ऑलरेडी ये दो देश हमारा ओईसीडी को ग्रुप को यहां पर ज्वाइन कर लिया है, तो उस केस में हम यहां पर एक मेजर स्टेप ले लेते हैं। 2021 में स्विट्जरलैंड द्वारा जो विदहोल्डिंग टैक्स था विद इंडिया, उसे उन्होंने चेंज कर दिया फ्रॉम 10% टू 5%, कि सिंस इंडिया भी यहां पर इस पर ये स्टेप लेगा और हमारा जो विदहोल्डिंग टैक्स है विद रिस्पेक्ट टू स्विट्जरलैंड उसे भी यहां पर 10 से 5% कर देगा। बट इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, जिस केस में फिर जो वहां की कुछ कंपनीज थी, नेस्ले बीइंग वन ऑफ देम, उन्होंने आके केस किया कि भैया ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल होता है यहां पर, एंड उस केस में हमें भी उतना ही ट्रीट कीजिए, हमें भी उसी तरीके से ट्रीट कीजिए जैसे कि आप यहां पर लिथुआनिया और कोलंबिया को ट्रीट कर रहे हैं, राइट। अब जब ये केस यहां पर आया, अब इंडियन जुडिशियल सिस्टम से भैया केस राइज कर रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट तक यहां पर केस पहुंचा, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां पर कहा कि देखो बात तो बिल्कुल सही है इन सभी बिजनेस एंटिटीज की कि भैया इनको भी मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल का बेनिफिट मिलना चाहिए और इन्हें भी कम विदहोल्डिंग टैक्स यहां पर पे करना चाहिए, राइट। अब केस आगे चला गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके ओवरटर्न कर दिया गया जो डिसीजन, जो यहां पर जजमेंट दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पास की गई थी। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर क्या कहता कि भैया यहां कोई ऑटोमेटिक एप्लीकेशन नहीं रहेगी ऑफ अ लोअर टैक्स रेट अंडर द एमएफएन, कि भैया जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, अब सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो यहां पर इन दोनों देशों के साथ साइन हुआ, इट वाज बिफोर दे बिकेम द मेंबर ऑफ ओईसीडी, ठीक है जी। तो सिंस अगर ये ओईसीडी के मेंबर बन गए हैं तो उस केस में ऑटोमेटिक एप्लीकेशन नहीं है कि भैया अब स्विट्जरलैंड को भी यहां पर कम विदहोल्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने एक और चीज यहां पर ऐड की सुप्रीम कोर्ट ने, राइट। वो यहां पर क्या कहते हैं कि भैया देखो आपने जितने भी यहां पर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं, तो उसका आपने एक सिंपल सा प्रोविजन सेक्शन 90 में तो डाल दिया कि भैया उसके बेनिफिट्स मिलने चाहिए, बट अभी तक तो आपने इंडियन जो इनकम टैक्स एक्ट है उसको तो नोटिफाई किया ही नहीं, उसमें तो चेंजेस लाए ही नहीं कि भैया इस फलाने देश के साथ एक नया एग्रीमेंट यहां पर साइन हुआ है। तो सिंस हमारे लेजिस्लेचर में उस प्रकार का चेंज नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली गई है, तो भी यहां पर ऑटोमेटिक एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी। यहां सरकार को इन सभी टैक्सेस को, इन सभी एग्रीमेंट्स को, राइट, जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स यहां पर साइन हो रहे हैं विद डिफरेंट नेशंस, उनको नोटिफाई करना पड़ेगा अंडर द सेक्शन 90 और बताना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट इस पर्टिकुलर देश के साथ साइन हुआ है और उसमें इतना विदहोल्डिंग टैक्स यहां पर रखा गया है, राइट। तो भैया अब इतना मेजर डिसीजन यहां पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है जितने भी कंपनीज हैं जो कि बाहर से अपना पैसा लाके इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, यहां पर अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कर रही हैं, उन्हें आगे जाके बेच रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जो कॉन्फिडेंस है इंडियन सिस्टम पे, इंडियन फाइनेंशियल या जुडिशियल सिस्टम पे थोड़ा तो डगमगाएगा कि यार पता नहीं कल को कितना टैक्स रेट यहां पर बढ़ जाए, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक एप्लीकेशन नहीं है एंड सिंस ये पर्टिकुलर
डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स नोटिफाई भी नहीं किए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट में, तो भैया वो तो उनकी टैक्स लायबिलिटी यहां पर बढ़ जाएगी। अब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस अगर यहां पर कम होगा तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से उसकी इन्वेस्टमेंट की मात्रा भी यहां पर कम होती हुई देखने को मिलेगी। तो वही चीज यहां पर बोली जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, ठीक है, उन्होंने अपने जो भी जजमेंट यहां पर सुनाई है, जो भी जिन बेसिस पे सुनाई है, शायद उनका पर्सपेक्टिव अपने हिसाब से सही होगा, बट उसका जो इंपैक्ट पड़ेगा ऐसी बिजनेस एंटिटीज के ऊपर, इंडिया के बिजनेस इकोसिस्टम के ऊपर, वो शायद फिर बहुत बुरा देखने को मिलेगा। और वही चीज यहां पर कही जा रही थी, और इसी के नतीजे में हमने क्या देखा कि स्विट्जरलैंड द्वारा फिर यहां इंडिया का मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस था उसे सस्पेंड कर दिया अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब यहां पर आपके मन में कुछ डाउट्स आ सकते हैं। डाउट्स क्या कि यहां क्या स्विट्जरलैंड और इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट खत्म हो चुका है? तो जी नहीं, एग्रीमेंट अभी भी चल रहा है, एग्रीमेंट चल रहा है। इट्स जस्ट दैट एग्रीमेंट में जो यहां पर मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज था उसे यहां पर खत्म कर दिया गया। तो जाहिर सी बात अब क्या होगा, यहां पर दोबारा से एग्रीमेंट को रीनेगोशिएट करने की कोशिश की जाएगी, ताकि डेफिनेटली वी नीड गुड रिलेशनशिप्स विद द स्विट्जरलैंड, बिकॉज ऑलरेडी हमारा इंडिया का एफ्टा ग्रुप के साथ यहां पर एग्रीमेंट साइन हो चुका है ना, टेपा एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं। इन्वेस्टमेंट आनी है भैया बहुत सारी इन 4 देशों से, तो हम इस समय पे किसी भी प्रकार से स्विट्जरलैंड के साथ कोई आनाकानी नहीं करनी चाहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्विट्जरलैंड हमारा एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर भी है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। अगर देखें तो जितना मेजर गोल्ड हमारे देश में इंपोर्ट हो रहा है, ये स्विट्जरलैंड से यहां पर इंपोर्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। हैवी मशीनरीज के केस में बात करें, वो स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट होती हुई यहां पर देखने को मिल रही है। तो इंडिया भी इस प्रकार का कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेगा जो कि इन 2 देशों के बीच के जो रिलेशंस हैं उनको किसी भी तरीके से खराब करे। तो डेफिनेटली इसको दोबारा से रीनेगोशिएट किया जाएगा। बट इंप्लीकेशंस क्या हैं, क्या इसका इंपैक्ट यहां पर पड़ सकता है? तो देखिए, अब जितनी भी आपकी इंडियन कंपनीज हैं जिनके ऑपरेशन स्विट्जरलैंड में है, जो कि 2021 में जो चेंज लाया गया था जिसकी वजह से उनको विदहोल्डिंग टैक्स 5% का पे करना पड़ रहा था, अब वो बैक टू 10% आ जाएगा कि एज पर द प्रीवियस प्रोविजंस ऑफ द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट 10% का विदहोल्डिंग टैक्स वहां पर एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट ही यहां पर नलिफाई कर दिया गया, नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज की वजह से जो विदहोल्डिंग टैक्स 10 से 5 कर दिया गया था स्विस गवर्नमेंट द्वारा, अब उसे बैक टू 10% यहां पर ला दिया गया। तो डेफिनेटली उसकी वजह से जो टैक्स ऑब्लिगेशंस हैं या टैक्स लायबिलिटीज जो है इंडियन एंटिटीज की जो कि स्विट्जरलैंड में काम कर रही हैं, वो यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। बट एट द सेम टाइम जो स्विस इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में, उनमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिल सकता है कि हाँ, वो जो कॉन्फिडेंस रहता है कि इन्वेस्टर का किसी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने का, वो थोड़ा डगमगा सकता है कि भैया कल को इस देश में किसी प्रकार का कोई भी मेजर चेंज आ सकता है ना। और वैसे अगर हम देखें ना, एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स, आई थिंक किसी पब्लिकेशन द्वारा वहां पर निकाला जाता है, उसमें भी इंडिया की रैंकिंग भैया कंटिन्यूसली फॉल करती जा रही है कि इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है दोबारा अपना पैसा इन्वेस्ट करना इंडिया में, वो कम देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द सर्टेन कंप्लाइंस इश्यूज एज वेल एज जो आपके ऐसे इरेगुलर जो प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं कि नए रूल्स वहां पर निकाल दिए जाते हैं, कोई रेट्रोस्पेक्टिवली आपकी टैक्सेशन निकाल दी जाती है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, राइट। अब कोशिश यही रहेगी यहां पर इंडिया की कि भैया हम यहां पर दोबारा से एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी यहां पर फॉलो करें, राइट, एंड उस प्रकार से कोशिश करें कि यहां पर बेहतर तरीके के टैक्स इंप्लीकेशंस यहां पर देखने को मिले फॉर बोथ द नेशन, एंड जो स्विस इन्वेस्टमेंट्स हमारे देश में हो रही हैं उनके ऊपर भी कोई इंपैक्ट ना पड़े। तो ये एक मेजर इंपैक्ट यहां पर, एक मेजर इंप्लीकेशन देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो आई होप पूरी कहानी यहां पर क्लियर हो गई हो कि क्या है ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रिंसिपल, क्या है ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग आई थी ना, हमने तब भी इस कॉन्सेप्ट को ऐसे ही डिस्कस किया था, राइट, कि एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। तो अब जब यहां पर स्विट्जरलैंड ने एक स्टेप लिया है, राइट, एक नया स्टेप यहां पर लिया, तो जरूरत था कि इस चीज को हम दोबारा से रिवाइज कर लें, क्योंकि अब एक ही साल में हो चुका है 2 बार, है 2023 में आपका वो मेजर चीज हुई थी, 2024 में भी यहां पर ये हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर सवाल पूछ लिया जाए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट से रिलेटेड, मोस्ट फेवर्ड नेशन के क्या क्लॉज हैं, किस तरीके के एक्सेप्शंस हैं, जो एक्सेप्शंस मैंने पूछे वो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करनी है, राइट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको पता रहना चाहिए विद होल्डिंग टैक्स किसे कहा जाता है, राइट। चलिए, तो आई होप सारी चीजें यहां पर क्लियर हैं। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।